नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर अगर हम यूं बात करें तो सबसे ज्यादा दोष इसमें गवर्नमेंट का है। और एक पक्षी बात करें तो कमांडर सुखराव साहब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। तो सवाल आज हम उनसे भी पूछ लेते हैं और गवर्नमेंट से भी सवाल कर लेते हैं। कमांडर अशोक राउत साहब से पहला सवाल तो यही लोगों का रहता है कि ईपीएस 95 पेंशनर को जब आप चुनाव आता है तो निष्पक्ष रहने नहीं देते हो। आप या तो सरकार के पक्ष में हो या तो विपक्ष के पाले में गिरो। क्योंकि विपक्ष के पालों को मैं देखूंगा कि बजट के बाद कई ऐसे सारे सांसद थे जिन्होंने हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया। तो अगर उन लोगों के साथ हम कदम से कदम मिला के नहीं खड़े होंगे तो क्या हमारी जीत हो सकती है? सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड होना क्या सही है? लेकिन यहीं पे मैं अगर बात करूं कमांडर अशोक राउत साहब का, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम जो है लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और जिस तरीके का काम करना चाहिए उस तरीके का काम होगा। भले अभी हम लोग शांत बैठे हैं या कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर रणनीति हमारी उसी प्रकार से तैयार की जाएगी। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ईपीएस 95 के पेंशनर जो हैं हर बार दोनों हाथ जोड़कर सरकार से यही गुहार करते रहते हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द किया जाए। तो कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर बहुत सारे पेंशनरों ने ऐसा सवाल दागा। उनका कहना है कि, और हालांकि दोस्तों मैं भी इसमें कुछ हद तक सही हूं, कि आप लोगों को जो ईपीएस 95 के पेंशनर है, जो हमारा संगठन एनएससी है, देश का सबसे बड़ा संगठन मैं इसको मानता हूं, जिस प्रकार से ये आवाज को बुलंद करता है कोई कर भी नहीं सकता, ना कोई इस रणनीति से काम कर सकता है। लेकिन उन लोगों को अब जो है एक पक्ष के साथ होना होगा, चाहे वो पक्ष के साथ हो या विपक्ष के साथ हो। अगर हम दोनों लोगों को लेकर चलना चाहेंगे तो कभी भी हमारा जो है फैसला सही साबित नहीं होगा। कोई भी हमारे साथ खुलकर हमारी बातों को उजागर नहीं करेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे विपक्ष हो। अगर हम विपक्ष के साथ में खुलकर लग जाते हैं ना, तो भी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ने वाला है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी जो है विपक्ष को हमारा साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से हमारी आवाजों को बुलंद कर रहा है, क्यों ना कहा जाए विपक्ष के साथ हम खड़े हों, निष्पक्ष तरीके से खड़े हों। क्योंकि जितना जो है विपक्ष के नेताओं ने हमारी आवाज को उठाया है, उतना अगर पक्ष के नेताओं ने भी सवाल अपने मुखिया से किया होता तो शायद आज ईपीएस 95 का पेंशनरों का ये हाल नहीं होता। मिनिमम बैलेंस आप बोल रहे हो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, हमें पता है ये जो एक जुमला है, आने वाले टाइम में आप 27 तक ऐसे खींच के लेके जाओगे, 27 के बाद जब आपका चुनाव आएगा उसके बाद आप ऐसे ही इसी प्रकार के जुमले दे दोगे, और या तो उसमें बहुत सारे संशोधन कुछ कर दोगे, जैसे टिप्पणियां लगा के मैं पहले भी कर रहा था कि आप जिस प्रकार से उनकी मांगे हैं स्पष्ट रूप से जो उन्होंने मांगे करा हुआ है उस मांग को स्पष्ट दर्शाया नहीं जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं खिचड़ी पकाई जाएगी। अब जैसे आपने 8th पे कमीशन तो लेकर आ गए, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए क्या बहाली करोगे, किस प्रकार से उनकी सैलरी में इजाफा करोगे? उनकी सैलरी को मिनिमम सैलरी जो ये 15,000 है उसको 21,000 करके तो नहीं दिया जा सकता ना, 21,000 करके आप दे दोगे, उसी में बढ़ावा कर दोगे कि अब उसी के तहत आप लोगों की पेंशन बनेगी। 1,000 रुपया मिनिमम कर दिया, 1,500 रुपया उसके बाद कर देना मिनिमम। उसके बाद भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं 250, 300, 400 रुपये पा रहे हैं योगदान देने के बाद भी, उन लोगों की दयनीय स्थिति क्या है? इम्तियाज जलील साहब ने यही तो सवाल किया। 70 वर्ष की बूढ़ी महिला, उसको 200, 250, 400 रुपये पेंशन दी जा रही है, किस प्रकार से वो अपनी गुजारा करेगी? इसके ऊपर जो है सरकार अपना कभी भी दुख जो स्पष्ट नहीं करती है, ना साफ तरीके से जो जवाब देती है। तो यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशनरों का ये काम बनता है, हमारे नेताओं का काम बनता है कि हम सरकार को तब दामन छोड़ करके हमें विपक्ष के साथ में खुलकर रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने 10 साल गंवा दिया, 4 साल और गंवा के हम जो है विपक्ष को लेके आएंगे, हम विपक्ष से अपना काम करवाएंगे। क्योंकि पक्ष नहीं करेगा तो हमें विपक्ष का हाथ तो पकड़ना है। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने क्या वो कुछ कहा है, अगर उनकी स्पीच दिखा दूं तो मुझे देख करके शर्म आती है कि तब उस समय क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, और जब सरकार बनते ही इस सब वादों को धरा का धरा रह गया। इस पर कभी भी कोई भी चर्चा नहीं की गई, ना कभी कोई ऑफिशियल बयान दिया गया। हमारे जो है नेता कहलाने वाले लोग उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस प्रकार जब गवर्नमेंट बन गया उसके बाद सभी को जो है ईपीएस 95 पेंशनर इस देश के वासी है ही नहीं, ऐसा लगा, इसे भुला दिया बिल्कुल। ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में क्या कुछ काम आपने किया? 1,000 के पेंशन में क्या गुजारा हो सकता है? 1,000 के पेंशन में उन लोगों का जो है दयनीय स्थिति सुधर सकती है? और उसमें भी पेंशनर हमारे जो बड़े भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 1,000 रुपये से भी कम दयनीय स्थिति, 200, 250, 400 वाले कहाँ जाए? या तो उनको दो ही नहीं, आप बंदी कर दो, बिल्कुल दूंगा ही नहीं। या तो उनका जितना जो भी एजुकेशन बनता है 10,000, 20,000, 5,000, 7,000 उस हजार के रेट से आप उस पर ब्याज जोड़ के उनके पैसे एक ही बार में वापस कर दो। सभी लोगों के, बहुत से लोगों की मांग है कि हमारे पैसे में वापस कर दो। इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप जो है
उन लोगों का पैसा उस समय के रेट के हिसाब से, अगर उस समय उन्होंने 7,000 रुपये जमा किया तो 7 लाख बनता है, वो 7 लाख आप उनको दे दो। वीरेंद्र सिंह राजावत ने भी यही बात बोला है कि अगर वो हमारा उस समय जब पैसा हम सीबीटी मेंबर के पास जाते हैं तो पूछते हैं आपका पैसा है कहाँ, हम तो घाटे में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, तो पैसे हमने दिए हैं, पैसे आपने लगाए हैं, वो कहाँ पे लगाए हैं, किस प्रकार से उसको उसका निवारण करेंगे। तो आप देख रहे हो पैसे को तो हमें दिखाया नहीं जा रहा है कि हम इस जगह लगा रहे हैं, घाटा हो रहा है, नफा हो रहा है, घाटा हो रहा है तो भी आप ले रहे हो, नफा हो रहा है तो भी आप ले रहे हो। तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने अगर किसी संस्था को सौंप रखा है ये काम, तो वो उसी से सवाल कर सकता है और वो उसी को जवाब दे सकता है। हमारा काम है, हमारा पैसा कहाँ है, हमें पैसा हमारा जो है या तो पैसा वापस कर दिया जाए, एपीएस 95 पेंशनरों को जिस प्रकार से मांग है उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। दो में से एक ही काम हो सकता है। तो ईपीएस 95 के पेंशनर जो है अपने क्रमबद्ध तरीके से लगे रहेंगे और हर बार जो है इसी प्रकार से गवर्नमेंट से सवाल करते रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लड़ाई हम इसी प्रकार से बुलंद करके लड़ेंगे।